कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। दच बोला, क्या मैं तुम्हें इतना हैंडसम लग रहा हूँ कि तुम्हारी नजरें मुझ पर से हट ही नहीं रही है? ये सुनकर आरोही शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। दच इस वक्त 3 पीस सूट में काफी कहर ढा रहा था। उसको देखकर वहां मौजूद सारी लड़कियां पागल सी हो रही थी। वो सब यहाँ दच को पाने के लिए आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें पता चला कि दच ऑलरेडी मैरिड है। फिर भी कुछ लड़कियां दच को ताड़े जा रही थी, पर दच किसी पर ध्यान दिए बगैर अपनी वाइफ को देख रहा था। तभी आरोही धीरे से दच की मॉम की तरफ देखी तो उसकी मॉम भी मुस्कुरा थी। यानी सबकी प्लानिंग थी कि आरोही को यहाँ लाना, कॉल ना पिक करना, फोन स्विच ऑफ बताना, सब कुछ प्लान था। आरोही दच को घूर कर देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन स्विच ऑफ करने की? फिर दच मुस्कुराते हुए बोला, मेरी कहाँ इतनी मजाल, वो तो बस ऐसे ही सबने कहा तुमसे थोड़ा मजाक किया जाए। वो तुरंत ही दच को घूरने लगी। तभी दच धीरे से आरोही को कानों में बोला, सॉरी वाइफी। ये सुनकर आरोही मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। वहीं पार्टी में मौजूद सभी लोग उन दोनों की लवी डवी होते हुए देखकर कुछ लोगों के होठों पर मुस्कान थी और कुछ लोग तो ये सब देखकर जल रहे थे। तभी दच के डैड आए और बोले, हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने शॉर्ट नोटिस पर ये पार्टी रखी है क्योंकि मैं आप सबको ये बताना चाहता था कि मेरे बेटे को नंबर 1 बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है, तो वहीं मेरी बहू को भी बिजनेस वोमेन का अवार्ड मिला है। ये सुनकर सभी तेज तेज तालियां बजाने लगते हैं। तभी दच के डैड बोले, मैं आपको अपनी बहू से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जिसका खुद का अपना एक नाम है। उसकी खुद की कंपनी आरोही के साथ ही साथ AR के नाम से जानी जाती है, जिसे आप लोग आरू के नाम से जानते हैं। जैसे ही सब आरू नाम सुनते हैं तो सभी चौंक जाते हैं और सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सब सोचने लगती हैं कि क्या आरोही ही AR है? सबको यकीन नहीं हो रहा था कि यही आरू है, पर अब सभी लोगों को लगने लगा था कि शायद यही AR है, क्योंकि सभी जानते थे कि आरोही आज तक किसी के सामने अपना फेस रिवील नहीं की थी। पर आरोही को अचानक से देखकर सभी को आश्चर्य होता है। तभी अचानक सभी को ये न्यूज़ आने लगता है कि जब अवार्ड शो में आरोही ने अपना फेस रिवील किया था। ये देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि AR ही आरोही है। अब सभी लड़कियों को डर लगने लगा था कि जो लड़कियां सोचा था दच को पटा सकती हैं, अब उनके सारे प्लान फेल हो गए थे, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब वो चाहे कुछ भी कर ले, वो दच को अपना नहीं बना सकती, क्योंकि दच बहुत बड़ी हस्ती का हस्बैंड है। ये सोचकर सभी पीछे हट जाती हैं, क्योंकि किसी की भी अब हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं आरोही दच से नाराज थी। उसी समय दच धीरे से उसके पास आकर उसके गालों पर किस कर देता है, जिससे आरोही का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो अपनी आंखें बड़ी किए कभी दच की तरफ देखती तो कभी सबकी तरफ, और सभी लोग मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहे थे। तभी क्रिस और त्रिस मम्मा डैडा करके दौड़कर उनके पास आते हैं। उन दोनों को देखकर सभी वापस से चौंक जाते हैं, क्योंकि अभी सभी को ये नहीं पता था कि उन दोनों के बच्चे भी हैं। अब तो एक के बाद एक सबको झटके ही लग रहे थे। तभी दच के डैड बोले, ये हमारे पोते हैं। मुझे पता है आप लोगों को मेरे पोते पसंद आए होंगे। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। दच के डैड जैसे ही इशारा करते हैं तो 2 मेड ट्रॉली लेकर आती हैं। उस ट्रॉली में 3 लेयर वाला केक था, और उस केक को देखकर सभी की नज़रें उस केक पर ठहर गईं, क्योंकि वो केक अलग तरह से डिजाइन किया गया था। उस पर दच, आरोही और दोनों बच्चों का फेस बना हुआ था। उस केक को देखकर सभी की आंखों में खुशी चमक गई। वहीं आरोही की भी नजरें जब केक पर गई तो उसकी आंखें भी चमक उठी और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी क्रिस और त्रिस मुस्कुराते हुए बोले, वाह मम्मा, कितना ब्यूटीफुल केक है। ये सुनकर आरोही मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, ये तुम्हारे दादाजी ने ऑर्डर करके बनवाया है। ये सुनकर वो दोनों और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी दच के डैड मेड से केक को सेंटर में लाने के लिए बोलते हैं। फिर दच और आरोही की तरफ देखकर बोले, चलो बेटा, तुम लोग केक कट कर लो। ये सुनकर आरोही एक पल के लिए चौंकी। तभी दच बोला, वाइफी डोंट वरी, ये हमारा एक तरह से रिसेप्शन पार्टी है। रिसेप्शन पार्टी में तो ये सब होता ही है। ये सुनकर आरोही हल्का मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद दच, आरोही और उनके दोनों बच्चे एक साथ केक काटते हैं।
वहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर ताली बजाने लगते हैं। तालियों की आवाज़ से पूरा हॉल गूंज उठता है। फिर दच आरोही को सबसे पहले केक खिलाता है, फिर अपने दोनों बच्चों को। आरोही भी अपने दोनों बच्चों और दच को केक खिलाती है। फिर उसके बाद अपनी पूरी फैमिली को केक खिलाती है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और आरोही सभी से आशीर्वाद लेती है। सभी उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और सभी लोग ये देखकर बहुत खुश थे। आज आरोही का बिल्कुल अलग ही रूप सभी को देखने को मिल रहा था, क्योंकि आरोही अभी तक र्यूड बिजनेस वुमेन की रूप में मानी जाती थी और आज वो बिल्कुल संस्कारी बहू की तरह लग रही थी। सभी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही AR है जो जल्दी किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी और हमेशा खुद में रहती है। वही आज वो बिल्कुल अलग थी। कई सारे बिजनेसमैन तो एवी के साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड थे कि चलो अब उन्हें दो दो लोगों के साथ काम करने को मौका मिलेगा। कुछ देर बाद दच और आरोही के पास जाता है, जो कि मॉम डैड के साथ खड़ी होकर अपने बच्चों से बातें कर रही थी। दच उसके पास जाता है और बोलता है, कैन यू डांस विथ मी। ये सुनकर आरोही थोड़ा शर्माती है और इधर उधर देखने लगती है। दच की माँ मुस्कुराकर बोली, जाओ बेटा, इस मौके को छोड़ा नहीं करते और आज तो तुम लोगों का दिन है। ये सुनकर आरोही हल्का सा शर्माती और मुस्कुराते हुए दच के हाथ पर अपना हाथ रख देती। ये देखकर दच मुस्कुरा देता है और उसके हाथों को पकड़े हुए स्टेज की तरफ जाता है। वो दोनों स्टेज पर पहुंचकर एक साथ डांस करने लगते हैं। दोनों की ही नज़रें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। उसी समय एक प्यारा सा म्यूजिक बज उठता है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। दोनों ही इस सॉन्ग में एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे थे और दोनों इस वक्त बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सभी की नज़रें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। वो दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। दच की माम उन दोनों की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, बस अब तुम दोनों को किसी की नज़र ना लगे और हमारा परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे। तुम दोनों बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लग रहे हो। मेरे दोनों बच्चों पर भगवान अपनी दुआएं बनाए रखना। ये कहते हुए वो ऊपर भगवान की तरफ देखती और हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। वहीं दादी जी मन ही मन बोलती, आखिरकार मेरे पोते को उसका प्यार वापस मिल ही गया। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। बस अब इन दोनों को इसी तरह हमेशा साथ रखना। वहीं दच और आरोही एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे और दोनों के ही होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर ही बनी हुई थी। वहीं दच मुस्कुराते हुए दच ने आरोही के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर आरोही शर्म से अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और दच के होठों पर स्माइल भी। वहीं कोई था जो इन दोनों की वीडियो बनाकर किसी को सेंड कर रहा था। वीडियो सेंड होते ही दूसरी तरफ से कॉल आया तो ये आदमी कुछ बोलता उससे पहले दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर वो आदमी बोला, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, जो आपने कहा है सब हो जाएगा। तभी वहाँ पर छोटी सी लड़की क्रिस के पास आकर बैठ गई। क्रिस जो अभी पढ़ाई करने में बिजी था, वो अपने बगल में किसी को बैठा हुआ महसूस कर तिरछी निगाहों से देखता है तो वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जो बहुत ही प्यारी और मासूम सी थी। एक पल के लिए क्रिस उसे देखता रहा, फिर अचानक से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वही वो लड़की जो क्रिस को देख रही थी, वो तुरंत बोली, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। क्रिस ये सुनकर कोई रिएक्ट नहीं किया और उसी तरह अपनी पढ़ाई करता रहा। ये देखकर उस लड़की को, जिसका नाम पीहू था, मुंह बन गया और उदास होकर बोली, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता। क्लास के सभी बच्चे मुझसे बातें नहीं करना चाहते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ। मेरे डैडा भी नहीं है और सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं। ये बोलकर पीहू उदास हो जाती है और उसकी आंखें नम हो गई। क्रिस ने उसकी तरफ देखा तो उसके मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। क्रिस ये देखकर पिघल गया और बड़े ही प्यार से उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर बोला, चलो ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करूँगा। आज कौन कहता है कि तुम बुरी हो। यू आर सो स्वीट। पीहू नम आंखों में भी चमक सी आ गई और होठों पर प्यारी सी मुस्कान। वो मुस्कुराती बोली, सच्ची मैं क्यूट हूँ। क्रिस बोला, हाँ ऑफ कोर्स, तुम बहुत क्यूट हो। ये कहकर उसके गालों पर हल्का सा पिंच किया, जिससे वो लड़की मुस्कुरा दी और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। क्रिस तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, पर वो लड़की बोले ही जा रही थी। शाम के वक्त दच अपने डैड के साथ वापस घर आता है। सभी हॉल में बैठे हुए थे और बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। वहीं क्रिस और त्रिस मस्ती कर रहे थे और आपस में खेल भी रहे थे। आरोही दच को आते देखकर जैसे ही उठती है तो दच की मॉम उसे रोक देती है और बोली, बेटा
आराम से, इतनी जल्दबाजी मत किया करो, तुम्हें अब अपना ज़्यादा ध्यान देना होगा। आरोही तुरंत ही हाँ में सिर हिलाकर मुस्कुरा देती है। तभी दक्ष बोला, भाई भी तुम बैठो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहकर वो रूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद दक्ष फ्रेश होकर आता है और सभी आपस में बातें करते हैं। रात के 9 बजे सभी साथ में डिनर करते हैं और डिनर में भी आरोही को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर दक्ष की मॉम के कहने पर थोड़ा बहुत खा लेती है। फिर दक्ष की मॉम उसे लाकर एक गिलास दूध देती है। दूध पीकर आरोही अपने रूम में चली जाती है। क्रिस और त्रिस भी अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। दक्ष आरोही को गोद में लेकर रूम में जाता है और सभी ये देखकर मुस्कुराते हैं। आरोही शर्मा रही थी, पर दक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आरोही को लेकर रूम में जाता है और आरोही को आराम से बेड पर लिटा देता है। आरोही उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता, हमेशा इस तरह से मुझे गोद में उठा लेते हैं। दक्ष बोला, ये तो मेरा फर्ज है, और वैसे भी मुझे तुम्हें गोद में उठाना बहुत अच्छा लगता है भाई। आरोही मुंह फुलाकर बोली, हाँ हाँ ठीक है, जब मेरे पेट निकल आएंगे और जब मैं मोटी हो जाऊंगी तब मैं देखती हूँ कि आप मुझे कितना गोद में उठाते हो। दक्ष आरोही की तरफ झुककर बोला, तुम चाहे कितनी भी मोटी हो जाओ फिर भी मैं तुम्हें गोद में उठा लूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए हमेशा हल्की फुल्की नाजुक सी कली हो। ये सुनकर आरोही शर्मा जाती है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो मुस्कुराने लगती है और आरोही को इस तरह मुस्कुराते देख दक्ष आरोही के गालों पर पिंच करते हुए बोला, वाह वाइफी, तुम आज भी वैसी ही शर्माती हो। आरोही उसके कंधे पर मारते हुए बोली, धत दूर हटिए। उसी समय आरोही का मोबाइल बज उठता है। दक्ष जैसे ही मोबाइल की तरफ देखता है तो उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि इस वक्त निखिल का कॉल आ रहा था। दूसरी तरफ से निखिल सामने खड़ी लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लड़की वही है जिसे इतने सालों से निखिल यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। फिर वो लड़की एक छोटी सी बच्ची को गोद में उठाकर बोली, क्या हुआ बेटा? तभी निखिल की नज़र भी उन दोनों पर टिक गई और उन दोनों का फेस एक दूसरे से काफी सिंपल थे। उन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दोनों माँ बेटी हैं। तभी वो लड़की सामने निखिल को देखी तो अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। उसको इस तरह से अपनी नजरें इधर उधर करके देखकर निखिल को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बोला, इसका मतलब है कि रूही ने शादी कर ली है। ये सोचकर वो थोड़ा हैरान रह गया। वो बहुत ही अजीब तरह से सामने खड़ी लड़की की तरफ देखकर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लड़की थोड़ी सी हड़बड़ाई, फिर कुछ बोलती उससे पहले ही वो छोटी लड़की बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल, आइए ना। वैसे भी मेरी मम्मा बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं। आज आप डिनर करके जाना। और हम लोग भी डिनर करने ही जा रहे थे। उस बच्चे की मम्मा बोली, बेटा ऐसे किसी को घर पर नहीं बुलाते हैं। तब तक निखिल अंदर आ गया और बोला, जब बच्ची इतनी प्यार से बोल रही थी तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ये कहते वो अंदर आया, पर सामने खड़ी लड़की उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी और अपनी बेटी को गोद में लिए हुए अंदर चली गई। फिर अपनी बच्ची को डाइनिंग टेबल पर बैठाती बोली, बेटा मैं अभी आपके लिए डिनर लेकर आती हूँ। ये कहते वो किचन में चली गई। निखिल वहीं खड़ा था और बच्ची उसे देखकर बोली, अंकल आइए ना, यहाँ बैठिए। निखिल को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर आकर चुपचाप से बैठ गया। निखिल बोला, बेटा कौन कौन रहता है यहाँ पर? तभी बच्ची बोली, मैं और मम्मा। तब निखिल बोला, आपके डैडा कहाँ हैं? वो बच्ची मुस्कुराती बोली, अम्मा कहती हैं पापा बाहर किसी काम से गए। ये सुनकर निखिल का मुंह बन गया और बोला, अच्छा तो आप अपने डैडा से मिले हो? वो छोटी बच्ची नाम में सिर हिलाकर बोली, नहीं, मैं आज तक अपने डैडा से नहीं मिली हूँ, पर मैंने मम्मा को डैडा की फ़ोटो के साथ बातें करते हुए देखा है, लेकिन मैं अभी तक फ़ोटो भी नहीं देख पाई हूँ। ये सुनकर निखिल को थोड़ा अजीब लगा और वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर इसकी शादी हो गई है तो इसके हस्बैंड भी यहीं होंगे, पर ये छोटी बच्ची क्या बोल रही है? क्या ये अपने डैडा से कभी नहीं मिली? इसका क्या मतलब है? वो बहुत ही कंफ्यूज था। वो सोच रहा था कि आखिर बात क्या है, कौन है इसका हस्बैंड, आखिर किससे शादी की है ये। वहीं उस छोटी बच्ची की मम्मा अपने हाथों में बाउल लिए डाइनिंग टेबल पर आई और उस छोटी बच्ची की तरफ बढ़ाकर बोली, ये लो बेटा, आप जल्दी से अपना डिनर फिनिश करो, और हाँ आपको जल्दी सोना है ना, कल स्कूल भी जाना है ना। वो बच्ची जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ मुझे स्कूल जाना है, मेरा स्कूल में एक बहुत अच्छा फ्रेंड बना है। ये सुनकर उसकी मम्मा उसके बालों को सहला दी और वापस से किचन में पानी लेने चली गई। तभी निखिल, जो कि बड़े ही गौर से उस बच्ची को देख रहा था और उस बच्ची के बालों को सहलाते हुए बोला, बेटा आप कितने साल की हो? क्योंकि निखिल को कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा महसूस होता है। उस खिंचाव और अपनापन सा महसूस हो रहा था। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो 4 साल की अभी। वो इतना ही बोली थी कि तभी उसकी मम्मा आकर बोली, ये 3 साल की है।
निखिल को सुनकर थोड़ा अजीब लगा कि ये झूठ क्यों बोल रही है। तभी बच्ची बोली, पर मम्मा मैं तो 4 साल की हूँ ना। तभी उसकी मम्मा उसे डांटती बोली, चुप रहो बेटा और डिनर फिनिश करो। फिर निखिल की तरफ एक गिलास आगे बढ़ाते हुए बोली, लीजिए पानी पी लीजिए और या आप यहाँ से जा सकते हैं। निखिल को उस लड़की से इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी, पर वो समझ रहा था कि वो उससे काफ़ी नाराज़ है। वो पानी पीते हुए भी उस लड़की की तरफ देखते जा रहा था। निखिल की नज़रें एकटक सामने खड़ी रूही पर ही टिकी हुई थी। रूही जो कि अपनी नज़रें इधर उधर कर रही थी, पर देखती है कि निखिल की नज़रें पूरी तरह से उस पर ही टिकी हुई थी। वो धीरे से वहाँ से उठती है और बोलती है, मैं भी आती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली जाती है। उसकी छोटी सी बच्ची चुपचाप से अपना डिनर इंजॉय कर रही थी और मुस्कुराते हुए वो निखिल की तरफ देख रही थी। तभी निखिल उसके बालों को प्यार से सहलाकर बोला, बेटा आप यहीं बैठो, मैं अभी ये गिलास अंदर रख कर आता हूँ। बच्ची बोली, आप रहने दो अंकल, मम्मा रख देंगी। तभी निखिल बोला, नहीं मुझे हैंड वॉश भी करना है। ये कहकर वो बहाने से उठा और किचन की तरफ चला गया। निखिल किचन में जाकर देखा तो रूही प्लेट में कुछ खाने के लिए निकाल रही थी। ये देखकर निखिल उसे पीछे से जाकर पकड़ लिया। रूही तो हैरान रह गई और उसके हाथों से प्लेट छूटकर नीचे गिर गया। रूही हैरानी से पीछे की तरफ मुड़कर बोली, ये क्या बिहेव है मिस्टर। ये सुनकर निखिल उसके कमर पे हाथ डाल अपने करीब खींचते बोला, अब तुम मुझे बताओगी रूही कि मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ। शायद तुम भूल गई हो कि कल की रात हमने एक साथ बिताई थी। ये सुनकर रूही अपनी नज़रें इधर उधर करते बोली, वही एक्सीडेंट था, हम दोनों ही नशे में थे और वो गलती हो गई। मैं वो सब नहीं मानती और जो था वो एज अट्रैक्शन था, उसके बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर निखिल की भवें तन गई और अपनी भवें चढ़ाए हुए बोला, क्या बकवास किए जा रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा सोचती हो। हमारे बीच जो हुआ वो एक अट्रैक्शन नहीं, प्यार था। मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। भले ही मैं नशे में था, पर फिर भी मैं अपने रूही के टच को भला कैसे भूल सकता था। ये कहकर वो प्यार से रूही के गालों को टच किया। रूही एक पल के लिए निखिल की आंखों में खुद के लिए इतना प्यार देखकर उसकी आंखों में खो सी गई, पर फिर खुद को कंट्रोल करते हुए निखिल से तुरंत दूर होकर बोली, स्टे अवे मिस्टर निखिल। निखिल रूही के मुंह से हल्का नाम सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें नाम याद है ना रूही। मुझे पता है तुम आज भी मुझे नहीं भूल पाई हो। रूही उसकी तरफ देखकर तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, हाँ कुछ जख्म कभी भी नहीं भरते हैं मिस्टर निखिल। ये कहकर वो दूर होने लगी और उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। निखिल ये सुनकर चौंक गया और बोला, तुम कहना क्या चाहती हो। मेरी बातें सुनो रूही। निखिल ये कहकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी रूही उसे हाथ दिखाकर बोली, मैंने आपसे कहा ना मुझसे दूर रहिए, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये कहकर वो जाने लगी। तभी निखिल उसे पकड़कर किचन के वाल से लगाकर बोला, मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। ये बताओ ये छोटी बच्ची किसकी है। रूही उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये बच्ची मेरी है। ये सुनकर निखिल हंसते हुए बोला, हाँ मुझे पता है ये तुम्हारी बच्ची है, पर इसके डैड कौन है। रूही बिना निखिल की तरफ बिना देखे बोली, मेरे हस्बैंड हैं, इसके डैड और कौन होगा। ये सुनकर निखिल बोला, नो तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना। रूही निखिल की बात सुनकर एक पल के लिए सक पकाई और खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, तुमसे किसने कहा मेरी शादी नहीं हुई। मेरी शादी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं और वो जल्दी ही आने वाले हैं। तभी निखिल हंसते हुए बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे बच्ची ने सब कुछ बता दिया है कि उसने आज तक अपने डैड को नहीं देखा है। रूही ये सुनकर मन ही मन सोचने लगी कि ये क्या कर दिया मेरी बेटी ने। फिर वो खुद को संभाल कर बोली, वो भी बच्ची है, उसे नहीं पता है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड काफ़ी बिजी रहते हैं, रात में आते हैं और सुबह चले जाते हैं, इस कारण मेरी बच्ची उनसे नहीं मिल पाती है। बचपन में वो मिली पर वो भूल गई है। तभी निखिल बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम झूठ बोल रही हो। रूही झटके से निखिल को दूर की और बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही मिस्टर निखिल चतुर्वेदी। बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूरी बनाकर रखो, बिकॉज आई एम मैरिड। ये कहकर वो उससे दूर हो गई और तुरंत ही किचन से बाहर निकल गई। निखिल को रूही का इस तरह से आई एम मैरिड, मुझसे दूर रहो, ये बात उसको खल गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो तुरंत किचन से बाहर आया और वहीं पर रखे मोबाइल और बैग को उठाते हुए वहाँ से जाने लगा। तभी उस छोटी सी बच्ची की प्यारी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बड़े ही स्वीट सी आवाज़ में बोली, अंकल आप जा रहे हो। ये सुनकर निखिल के कदम रुक गए और वो पीछे मुड़कर उस बच्ची की तरफ देखा। ना जाने उस बच्ची से उसे अपनापन और एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ बेटा, मुझे एक
इम्पोर्टेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। बच्ची तुरंत चेयर्स पर से उतरकर भागते हुए निखिल के पास गई और बोली, अंकल आप आओगे ना मुझसे मिलने? वैसे भी मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मम्मा भी जॉब पर चली जाती हैं। मैं बोर हो जाती हूँ और मैं स्कूल जाती हूँ तो लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे डेटा नहीं है। ये सब कहते हुए वो बहुत ही धीमी आवाज़ में बोल रही थी ताकि रूही ना सुन सके। वो प्यार से उस लड़की के बालों को सहलाते हुए बोला, बेटा तुम्हारे अंकल तुमसे मिलने जरूर आएंगे, और वो भी स्कूल में। ये कहकर वो प्यार से उस बच्ची के गालों को चूम लिया। वो बच्ची भी खुशी से ताली बजाते हुए निखिल से बोली, आई एम सो हैप्पी बच्चा। ये सुनकर निखिल मुस्कुराया और प्यार से उसके गालों को छूकर वहाँ से चला गया। रूही निखिल को जाते हुए देख रही थी और उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। वो अपने नम आंखों से मन ही मन बोली, इस बार मैं अपने आप पर कंट्रोल रखूंगी। इस बार मैं तुम्हारे झूठे प्यार के जाल में नहीं फंसने वाली हूँ। मुझे सब पता है मिस्टर निखिल चतुर्वेदी, तुम किस तरह के इंसान हो। तुमने मुझे धोखा दिया और मैं वापस से उस धोखे को नहीं झेल सकती। ये कहते हुए खुद को अंदर ही अंदर मजबूत करती है और फिर अपनी बच्ची के पास जाकर अपनी गोद में उठाती बोली, लेट्स गो बेटा, इट्स टाइम टू स्लीप। ये सुनकर वो बच्ची प्यार से अपने मम्मा के गाल पर किस करके बोली, ओके मम्मा। फिर रूही और बच्ची दोनों ही रूम में चले गए। निखिल बाहर आकर अपने कार के पास खड़े होकर उस अपार्टमेंट की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है रूही, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, पर जल्द ही मैं सारे प्रूफ लाकर तुम्हारे सामने रखूँगा। और मुझे पता है कि कोई तो बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कोई तो बात है जो तुम्हें मेरे पास आने से रोक रहा है। पर मैं बहुत ही जल्द उन गिले शिकवे को मिटाकर हमारे बीच की दूरियां हैं उन्हें दूर करके रहूँगा। ये कहकर वो तुरंत कार में बैठा और वहाँ से आगे बढ़ गया। अगली सुबह जब आरोही उठी तो वो मुस्कुरा रही थी, उसके होठों पर स्माइल थी। वो स्माइल करते हुए जैसे ही बगल में देखी तो हैरान रह गई, क्योंकि आज दस अभी उसके बगल में ही सोया हुआ था। वो मन ही मन सोचने लगी कि जब भी सुबह उसकी नींद खुलती थी तो दच उठकर जा चुका रहता था, पर आज कैसे दच अभी तक यहीं है। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या बात है। वो तुरंत ही दच के पास जाकर प्यार से उसके गालों पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग हबी। तभी जैसे ही उसके हाथ दच के हाथों पर गई तो वो चौंक गई। दच का माथा पूरा बुखार से तप रहा था। वो हैरानी से आंखें बड़ी किए बोली, हबी क्या हो गया आपको? ये कहते हुए उसके गालों को थपथपाने लगी, पर दच को बहुत ज़्यादा बुखार होने के कारण वो हिल नहीं पा रहा था। उसके शरीर की गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। वो चौंक जाती कि अचानक से दच को क्या हो गया। वो तुरंत ही बेड से उतरती और दच की मॉम को बुलाती है। वो बोलती है, मॉम देखिए ना, इन्हें क्या हो गया है। दच की मॉम जल्दी से रूम में आकर दच को चेक करती हैं तो दच का बुखार बढ़ते ही जा रहा था। उसकी मॉम ये देखकर सोचने लगी कि क्या हो गया मेरे बच्चे को। वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। कुछ देर बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आकर दच को चेक करते हैं और कुछ देर बाद चेक करके सभी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। सभी लोग उनकी तरफ देखकर पूछे, क्या हो गया है दच को? फिर डॉक्टर बोले, उन्हें शायद काफ़ी टाइम तक हाई ड्रग्स का डोज दिया गया है ताकि इन्हें मेंटली डिस्टर्ब किया जा सके। इस कारण उस ड्रग्स का उनके शरीर पर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और इस कारण वो आज इस कंडीशन में पहुंच गए हैं। वैसे मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ दवाई लिख देता हूँ, आप इन्हें रेगुलर देते रहिए। कोशिश कीजिएगा कि दच ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ रहे और ख़ुद को किसी भी तरह खुश रखे। इनके ऊपर किसी भी तरह का मेंटली प्रभाव ना पड़े, वरना शायद उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये हो सकता है कि ये अपनी कुछ यादें धीरे धीरे भूलने लगेंगे। ये सुनकर सभी घबरा गए थे और सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। सभी सोचने लगे कि कौन है जो ऐसा कर सकता है। पर आरोही समझ गई थी कि ये सब करने वाली रोनिका है, जो इतने सालों से दवा दे रही थी जिससे वो अपनी यादें भूल रहा था। वो दच को अपने बस में करने की पूरी कोशिश कर रही थी। आरोही डॉक्टर की तरफ देखते बोली, डॉक्टर मेरे हस्बैंड को अचानक से इतनी तेज़ फीवर क्यों आ गया? डॉक्टर बोले, बस उसी ड्रग्स के कारण उनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप अपने प्यार और केयर से उनको हमेशा खुश रखिए। उन्हें कभी भी अकेला मत छोड़िएगा। आरोही ये सुनकर डॉक्टर से बोली, ओके डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूं और उन्हें अकेला फील ना होने दूं। डॉक्टर बोले, वैसे घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर आप उन्हें ये दवा दे दीजिए। कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर कीजिए। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद सभी लोग रूम में आए। आरोही तो बेड के पास बैठकर दच के बालों को प्यार से सहला रही थी। दच अभी भी गहरी नींद में था। आरोही के दोनों बच्चे भी अपने डैड के पास आकर बैठ गए। दच की मॉम
दूसरी तरफ बैठकर दस के बालों को सहलाते बोली, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को, अचानक से ये सब कैसे हो गया। सभी सोचने लगते हैं और तभी वो सब आरोही की तरफ देखते हैं जो इस वक्त गुस्से से लाल पीली हो रही थी। सभी उससे पूछे कि बेटा क्या बात है। आरोही इनकी तरफ देखकर बोली, ये सब किया धरा किसी और का नहीं, रोनिका का है। इतने सालों से उसने ही इनको ड्रग्स दिया ताकि ये दिमागी रूप से कुछ काम ना कर सके। वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो मेरी यादों को उनके दिमाग से बाहर निकाल सके और सिर्फ वो उन्हें याद रहे। आरोही की ये बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोनिका इस हद तक गिर सकती है। दच की मॉम हैरानी से अपने मुंह खोले हुए बोली, मुझे तो लगा था कि वो लड़की मेरे बेटे को पसंद करती है और उसका भला चाहती है, पर मुझे नहीं पता था कि वो अंदर ही अंदर मेरे बच्चे की जान का खतरा बन रही है। मुझे जरा सा भी पता होता तो मैं कभी भी अपने बच्चे को करीब से नहीं आने देती। ऐसी लड़की मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। भला ऐसा कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है। तभी आरोही बोली, मॉम आप जानती नहीं हैं, आजकल लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दस की मॉम बोली, तुम सही बोल रही हो बेटा, पर मैं नहीं सोची थी कि कोई इस हद तक गिर सकता है। कितनी गिरी हुई लड़की है देखो, आज उसने मेरे बच्चे की क्या हालत कर दी है। ये सब बोलते हुए उनकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। आरोही उनके हाथों पर अपना हाथ रखकर बोली, डोंट वरी मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। मैं हूं ना, मैं इनको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। दश की मॉम आरोही के हाथों पर अपना हाथ रखकर बोली, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तुम उसके लिए एक एंजल ही हो, इसलिए तो वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। इन 5 सालों में भले ही वो रोनिका के साथ था, पर कभी खुश नहीं था। जो खुशी मैं आज दच की आंखों में तुम्हारे साथ देखती हूँ, वो खुशी उसकी आंखों में इतने सालों से नहीं देखी थी। उसके होठों की स्माइल तो जैसे मानो गायब भी हो गई थी। तुम्हारे आने से उसके होठों पर स्माइल आ गई है। तुमसे कभी भी बिल्कुल भी गलत मत समझना और हमेशा उसके साथ रहना। आरोही तुरंत बोली, ऑफकोर्स मैम, मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगी। मुझे भी अगर जरा सा भी पता रहता कि कोई मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह का साजिश रच रहा है तो मैं खुद कभी भी इनसे दूर नहीं जाती। उसने ऐसा जाल बनाया था कि मैं उसमें फंस गई थी। दच की मॉम बोली, डोंट वरी बेटा, जो होना था हो गया, पर अब आगे सब अच्छा ही हो। दच के डैड बोले, हाँ बेटा, तुम यहीं दच के पास रहो, उसकी केयर करो, हम सब तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट यहीं पर भिजवा देंगे। ये कहकर दच की मॉम और डैड वहाँ से चले गए। आरोही अभी भी दच के पास बैठी रही है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दच के माथे को चूमती हुई बोली, बस आप जल्दी से उठ जाएं। आपको पता है ना, आपके बिना आपकी वाइफ बिल्कुल अधूरी है। दोनों बच्चे बैठे हुए मॉम और डैड को देख रहे थे। क्रिस अपने मॉम की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ मॉम, डैड को क्या हो गया है जो आप इतनी दुखी हैं। आरोही अपने दोनों बच्चों को गले से लगाते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे डैड थोड़ी बीमार हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे, तुम लोग चिंता मत करो। ये सुनकर दोनों बच्चे हाँ में सिर हिला दिए। आरोही काफ़ी देर तक दज के पास बैठी रही और क्रिस भी आरोही और दज को देख रहे थे। कुछ देर बाद एक मेड वहाँ पर नाश्ता लेकर आई। आरोही अपने दोनों बच्चों को नाश्ता करा दी, पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन दज की मॉम ने उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली कुछ खाने के लिए कहा था, क्योंकि उसके साथ उसके पेट में एक नन्ही सी जान पड़ रही थी। ये सोचकर आरोही ने भी कुछ हेल्दी फूड खा लिया और दूध पी लिया। क्रिस दोनों की आज स्कूल की छुट्टी थी, तो दोनों अपने रूम में जाकर आराम करने लगे। आरोही दस के पास ही बैठी रही और धीरे धीरे शाम हो गया। जैसे ही दस की आंखें खुली तो वहीं पास में बैठी आरोही पर गई, जो कि अब तक हल्की सी नींद में चली गई थी। वो बेड के सिरहाने से लगी हुई बैठी थी और सिर को दीवार से लगाई हुई थी। दक्ष ने प्यार से आरोही की तरफ देखा और वो समझ गया कि जरूर आरोही ने उसकी केयर की है, जिस कारण वो सो नहीं पाई। और दक्ष तुरंत ही अपने दोनों हाथों से उसकी कमर से पकड़ लिया, फिर उसके गोद में अपना सिर रख लिया। अचानक उसे याद आया कि नहीं, अब आरोही अकेली नहीं है, उसके साथ नन्ही सी जान उसकी कोख में। ये सोचकर धीरे से उसके पेट को अपने होठों से चूम लिया और बेड पर आराम से बैठ गया। वो आरोही के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी। जैसे ही आरोही ने ये सुना तो उसकी आंखें खुल गईं। वो दच की तरफ देखती बोली, अरे आप उठ गए, आप ठीक तो है ना, अब आपका फीवर कैसा है। ये कहते हुए आरोही दच के माथे को टच करने लगी। दच बोला, मैं ठीक हूँ वाइफी, और तुम मेरे कारण इतना परेशान मत हो। चलो तुम लेट जाओ और आराम करो, तुम्हें इतनी देर तक ऐसे नहीं बैठना चाहिए। और आरोही दच के गालों को छूते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरी इतनी केयर करते हैं तो मैं वाइफ होने के नाते थोड़ा सा भी नहीं कर सकती।
दक्ष मुस्कुराया और प्यार से उसके माथे को चूमकर बोला, वाइफी, मुझे पता है तुम हमेशा मेरी केयर करती हो, मैं ही तुम्हारा केयर नहीं कर पाता। तुमने तो अकेले ही मेरे बच्चे को पेट में रखकर पाला और मैं उस वक्त भी तुम्हारे साथ नहीं रहा। पर इस बार मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगा। पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी जो प्रिंसेस इस दुनिया में आए तब तक मैं उसकी मम्मा का पूरा केयर करूं और प्रिंसेस को बड़ा होते हुए देखता रहूं। ये सुनकर आरोही मुस्कुराई और दक्ष के सीने से लग गई। दक्ष प्यार से उसके पीठ को सहलाने लगा और बोला, आई नो कि मैं बीमार हो गया था, पर मैं जान सकता हूँ कि मुझे क्या हो गया था। दक्ष की बात सुनकर आरोही कुछ देर चुप रही। वो सोची कि बताएं या ना बताएं, पर फिर वो दक्ष से दूर होकर बोली, शायद आपको किसी चीज़ का ओवरडोज हो गया था। इन 5 सालों में रोनिका ने जो कुछ किया, ये कहकर वो डॉक्टर की कई सारी बातें बता दी। दक्ष ये सुनकर गुस्से से बौखला उठा और गुस्से से बोला, मैं उस रोनिका से इतना नफरत करने लगा हूँ कि उसके ना रहने पर भी उससे नफरत करने की सीमा कम नहीं हो रही है। आरोही प्यार से दक्ष के हाथों पर रख कर बोली, अभी अब सब ठीक है और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्द। डॉक्टर ने जो दवा दी है उसे टाइम से लेते रहें, ज़्यादा टेंशन मत लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दक्ष आरोही को सीने से लगाकर बोला, भाई, मैं इस बार तुमसे बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहता हूँ। अगर तुम इस बार मुझसे अलग हुई तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। जैसे आरोही ने यह सुना तो तुरंत दक्ष के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोली, ऐसे नहीं बोलते, खबरदार। ऐसा कुछ बोले तो अगर आपको कुछ हुआ तो क्या मैं जी पाऊंगी? मैं भी नहीं जी पाऊंगी। आप तो मेरे लिए सबसे बढ़कर हो और आपसे बढ़कर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप ही हो। आपके कारण ही मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, तो भला आपके बिना मैं कैसे जी सकती हूँ? ये कहकर दोनों ही एक दूसरे के सीने से लगे गए। काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस कर रहे थे और एक अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। तभी अचानक ही उन दोनों के कानों में मम्मा डैडा की आवाज़ पड़ी। दोनों ही धीरे से अलग हुए। दोनों तेज से दौड़ते हुए वहाँ आए और वहीं दक्ष के पास बैठते बोले, डैडा आप ठीक तो हो ना? ये कहते हुए दोनों दक्ष के माथे को छूने लगे। अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके माथे को छूने लगे। दक्ष अपने दोनों बच्चों के हाथों को पकड़कर बोला, बेटा, डैडा बिल्कुल ठीक है, डैडा को कुछ नहीं हुआ। और तुम दोनों की पढ़ाई हो गई? तब दोनों मुस्कुराकर बोले, यस डैडा, हमने सारे होमवर्क कंप्लीट कर लिए। दक्ष मुस्कुराते हुए उन दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरते बोला, माय गुड बॉयज। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। समय ऐसे ही तेज गति से बीत रहा था। आरोही दक्ष का बहुत केयर कर रही थी और दक्ष आरोही का। दोनों एक दूसरे को टाइमली दवा देते थे, पूरी केयर करते थे। पूरी फैमिली दक्ष को खुश रख रही थी ताकि दक्ष को कोई स्ट्रेस ना हो। डॉक्टर ने जो भी चीज़ें बताई थी सभी दक्ष के लिए कर रहे थे और दक्ष भी आरोही को खुश रख रहा था ताकि उसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसकी नन्ही सी बच्ची धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसे ही 6 महीने हो गए थे और 7वां महीना लग गया था। तभी घर वालों ने डिसाइड किया कि हमें आरोही की गोद भराई कर देनी चाहिए। दादी जी ने डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही कोई अच्छा मुहूर्त निकलेगा उसमें फंक्शन रखा जाएगा और फिर उसमें आरोही की गोद भराई किया जाए, जिसे सभी को इनवाइट करके आरोही को बहू के रूप में दिखाया जाएगा। वो अपनी खुशी को सबके सामने सेलिब्रेट करना चाहते थे। आरोही एक बार फिर से माँ बनने वाली है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। वहीं दूसरी तरफ निखिल भी रूही को मनाने में लगा हुआ था, पर जितना रूही को मनाना चाहता रूही उससे उतना ही ज़्यादा दूर होती जाती। एक दिन जब निखिल से रहा नहीं गया तो वो उससे मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट पहुंचा। अपार्टमेंट पहुंचकर डोर नॉक किया, पर डोर ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि रूही ने डोर के होल से ही देख लिया था कि बाहर निखिल खड़ा है। निखिल इस वक्त नशे में था और गुस्से से बौखलाया हुआ था और बार बार डोर पीटते हुए बोला था, रूही ओपन द डोर। पर रूही नहीं चाहती थी कि निखिल इस हालत में अंदर आए क्योंकि उसे अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा चिंता थी। हालांकि उसकी बेटी सो गई थी, पर वो नहीं चाहती थी कि निखिल इस कंडीशन में अंदर आकर कोई तमाशा करे। उसे अब निखिल से कोई मतलब नहीं था, पर निखिल था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दरवाजे को पूरी रात पीटते हुए वहीं बैठा रहा, पर रूही ने एक बार भी डोर ओपन नहीं किया। ऐसे ही पूरी रात बीत गई और रूही अपने रूम में सोने के लिए चली गई। रात में अचानक बारिश शुरू हो गई। रूही का इस पर ध्यान ही नहीं गया। उसे लगा कि अब तक निखिल थक कर अपने घर चला गया होगा। अगली सुबह रूही तैयार होकर और अपनी बच्ची को तैयार करके जैसे ही रूम का डोर ओपन की, सामने का नज़ारा देख दोनों हैरान रह गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। दोस्तों, अब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो आप लोग एक भी पार्ट मिस मत करिएगा
और कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, तभी आप लोगों को कहानी में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।